नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इजराइल हमास युद्ध के बहाने ट्विटर पर फेक न्यूज की बाढ़ आ गई है। युद्ध के समय आधिकारिक सूचनाएं भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा लगने लग जाती हैं और अब तो सोशल मीडिया पर लोग खुद से और सरकार की तरफ से झूठी खबरों का ऐसा तूफान मचा दे रहे हैं कि आम नागरिकों के लिए मुश्किल हो गया है कैसे पता करें कि कौन सी सूचना सही है। लोग अपनी राजनीतिक मान्यताओं के हिसाब से वीडियो खोजने लग जाते हैं, मिल भी जाता है, मिलते ही सही मान लेते हैं और वायरल कराने लग जाते हैं। हम इस वीडियो में फेक न्यूज के अलावा भारत के उन लोगों की भी बात करेंगे जो हिटलर को हीरो मानते हैं और इजराइल को भी। ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि जब इजराइल जाएं तो इजराइल को पता न चलने दें, क्योंकि वह हिटलर को विलेन मानता है। पिछले कुछ वर्षों से फेक न्यूज के खेल में पत्रकार और चैनल भी खुलकर शामिल होने लगे हैं, इसलिए नागरिकों के लिए सही तथ्यों का पता करना मुश्किल हो जाता है। मीडिया से हारकर जब वे व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हैं तब वहां अंकिल लोग पहले से संपादक बनकर फेक न्यूज के हथगोले लेकर बैठे मिल जाते हैं। चारों तरफ झूठी खबरों का विस्फोट हो रहा है। इस खेल में ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से बजने लग जाती है। कोई हमास को हीरो या विलन बना रहा है तो कोई इजराइल को हीरो या विलन बना रहा है। फेक न्यूज की ऐसी ही एक आंधी इजराइल में 40 बच्चों की मौत की खबर को लेकर चलने लगी। जिस इलाके की यह खबर बताई जा रही थी वहां इजरायली डिफेंस फोर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को लेकर गई थी। 10 अक्टूबर को I-24 की रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि हमले की सुबह हमास ने इजराइल की सीमा में 40 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उस रिपोर्ट में रिपोर्टर बिना जांच किए जवानों के बयान को सत्य की तरफ पेश कर रही है। भारत में इसे इंडिया टुडे ने भी चला दिया। उस दिन CNN के रिपोर्टर ने भी बिना पुष्टि के कह दिया कि महिलाओं और बच्चों के सर काटे गए। अपनी जानकारी का कोई स्रोत उन्होंने नहीं दिया। नेशनल रिव्यू नाम की रूढ़िवादी अमेरिकी पत्रिका ने भी इस खबर को IDF के कमांडर का हवाला देते हुए ट्वीट कर दिया। यहां तक कि अमेरिकी कांग्रेस के नेता ने भी इस दावे का प्रचार कर दिया। इसके अलावा कई लाख फॉलोअर वाले ब्लू टिक प्राप्त अकाउंट भी इस बात को सत्य की तरह लिखने लग गए। मगर कुछ घंटे पहले एनाडोलू न्यूज एजेंसी ने इस पर इजरायली सेना का जवाब छापा है। सेना के प्रवक्ता ने एजेंसी से फोन पर कहा है कि हमने यह खबर देखी है, मगर हमारे पास इसकी कोई जानकारी या पुष्टि नहीं है कि हमास ने बच्चों को मारा है। पत्रकार कह रहे हैं कि इस खबर को पहला बढ़ावा सेना से ही मिला। सेना की पुष्टि का भी क्या भरोसा, कई बार सेना भी इस तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो ठेल देती है। हमास भी अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा कर रहा है, यह विश्वास हासिल करने के लिए कि फिलिस्तीनी हक के लिए केवल वही लड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में इसका अलग ही कैरेक्टर है। यूक्रेन युद्ध से लेकर फ्रांस में हुए दंगों के वीडियो या उसके नाम पर किसी और जगह के वीडियो से भारत में एंटी मुस्लिम नफरत फैलाने की फैक्ट्री चल पड़ती है। हम इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। यूक्रेन युद्ध के समय भी भारतीय टीवी न्यूज चैनलों ने अपने स्क्रीन पर वीडियो गेम दिखा दिया, ये कहते हुए कि ये युद्ध के हैं। उस समय ऑल्ट न्यूज और बूम फैक्ट चेक ने इस पर रिपोर्ट की थी। 2021 सितंबर में पंजशीर की लड़ाई के दौरान भी इस गेम के वीडियो टीवी चैनलों ने चलाए। यही अब भी हो रहा है। पता चला कि यह आर्मा 3 सिमुलेटर गेम का वीडियो है। पिछले साल आर्मा गेम बनाने वाली कंपनी ने कहा कि हमारे गेम में खेलने वाले काफी बारीकी से किसी झड़प को वीडियो गेम में बदल देते हैं। यही कारण है कि हिंसा की घटनाओं के दौरान इसके वीडियो का इस्तेमाल फेक न्यूज फैलाने में हो जाता है। हमने कोशिश की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे वीडियो के बारे में बताएं, पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हमने मीडिया और फैक्ट चेकर से मिलकर ऐसे वीडियो को चिन्हित करने का काम किया है। इजराइल हमास युद्ध के समय भी फिर से यही सब हो रहा है। अल जजीरा ने लिखा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध को लेकर ट्विटर पर 5 करोड़ से ज्यादा पोस्ट किए गए हैं। यह जानकारी ट्विटर ने ही दी है, जिसे अब एक्स कहा जाता है, मगर चलन में ट्विटर आम है, इसलिए हम ट्विटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो 5 करोड़ पोस्ट में कौन सही है कौन गलत है आप कैसे पता करेंगे? जब तक आप पता करेंगे तब तक इस तरह के पोस्ट को अंकिल लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आंटियों को बांट चुके होंगे।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर आरोप लगता है कि इसके एल्गोरिदम का तंत्र नफरती और झूठी सूचनाओं का जमकर प्रचार करता है। अल जजीरा ने लिखा है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले ट्विटर पर फेक न्यूज सबसे ज्यादा फैल रही है। बहुत से संजीदा पत्रकारों के पास ब्लू टिक नहीं है, इसलिए उनके पोस्ट या वीडियो को बढ़ावा नहीं मिलता। दूसरी तरफ फेक सामग्री की बाढ़ आ गई है। ट्विटर के चेयरमैन इलॉन मस्क खुद ही ऐसी सामग्री का प्रचार करते हैं जो धर्म, देश या नस्ल के प्रति नफरतों से भरी होती है। मस्क जिन अकाउंट का प्रचार करते हैं वे अकाउंट गलत खबर फैलाने के लिए पहले भी पकड़े गए हैं। कई बार उन्हें अपने ट्वीट हटाने भी पड़े हैं। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मस्क के आने के बाद से एक ऐसे डेटा टूल को पहुंच से बाहर कर दिया गया जो पहले सबके लिए उपलब्ध था। उसकी मदद से फर्जी खबरों की जांच करने वाले लोग काफी आसानी से कीवर्ड और हैशटैग के जरिए गलत खबर को ट्रैक कर लेते थे। टेलीग्राम से फर्जी वीडियो आने शुरू हो गए हैं और फिर सभी तरह के सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। ऐसा ही यूक्रेन युद्ध के समय भी देखा गया था। ब्लू टिक खरीदे हुए लोगों के पोस्ट को ट्विटर बढ़ावा देता है, इसलिए ब्लू टिक का सहारा लेकर भी गलत सलत दावे किए जा रहे हैं और फैलाए जा रहे हैं। इस बार ब्लू टिक अकाउंट से काफी झूठ फैला है। आरोप है कि मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद वहां की फैक्ट चेक की टीम को कमजोर कर दिया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म दावा करते हैं कि उनके यहां हिंसा और झूठी खबरों को रोकने के लिए तंत्र है, मगर इस समय झूठी खबरों और वीडियो की बाढ़ को देखकर नहीं लगता ऐसा कोई तंत्र सही से काम कर रहा है। ट्विटर ही नहीं, टेलीग्राम पर भी अलग अलग तरह की सामग्रियां फैल रही हैं। अंग्रेजी, हिब्रू और अरबी में काफी फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। यूक्रेन युद्ध की तरह इस बार भी वीडियो गेम्स का काफी इस्तेमाल हो रहा है। उनसे तस्वीरें लेकर हमास का बताया जा रहा है। इसी तरह एक यूजर इयन माइल्स चियोंग हैं जिनका दक्षिणपंथी राजनीति की तरफ झुकाव है। ट्विटर पर मस्क और इयन अक्सर एक दूसरे के ट्वीट साझा करते हैं। इयन ने हमला शुरू होने के कुछ घंटों के बाद एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक घर पर वर्दी पहने कुछ लड़ाके धावा बोल रहे हैं। इयन ने लिख दिया कि हमास घर घर जाकर लोगों पर हमला कर रहा है, शरण लिए हुए महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्श रहा है। मगर इस पर एक्स कम्युनिटी का स्पष्टीकरण आ गया कि इस वीडियो में हमास नहीं, इजरायली सुरक्षा बल किसी घर पर हमला कर रहे हैं। यह सफाई आ जाने के बाद भी ये वीडियो अभी तक एक्स पर देखा जा सकता है। अब तक इसे 1.25 करोड़ से अधिक लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को 13,800 से अधिक बार शेयर किया गया है। शेयर करने वालों में से कई ब्लू टिक वाले अकाउंट हैं। किसी ने अल्जीरिया में पटाखों के वीडियो को इजराइल का बताकर वायरल करा दिया, तो किसी ने फुटबॉल के खिलाड़ी रोनाल्डो को फिलिस्तीन का झंडा पकड़े दिखा दिया। सीरिया गृह युद्ध के 3 साल पुराने वीडियो को अभी का बताकर फैलाया जा रहा है। ब्लू टिक प्राप्त एक्स अकाउंट ने इजिप्ट की सेना के अभ्यास के वीडियो को हमास का हमला बताया। 3 दिन पुराने संगीत कार्यक्रम में भीड़ के वीडियो को हमास के हमले वाले कार्यक्रम के रूप में दिखाया गया। किसी पुराने वीडियो में यहूदियों की पारंपरिक पोशाक पहने हुए कुछ लोग भाग रहे हैं, उसे हमास के हमले से जोड़कर दिखा दिया गया। यूरोपियन यूनियन ने फेक न्यूज को लेकर इलॉन मस्क को चेतावनी भरा पत्र लिखा है। इस पत्र में बताया गया है कि पुरानी छवियों को खास मकसद से फिर से वायरल किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि मस्क इस बात को सुनिश्चित करें कि सूचनाएं सही और सटीक तरीके से जाएं, अगर गलत हैं तो तुरंत पकड़ी जाएं। फैक्ट चेक करने वालों की हालत खराब है। रॉयटर्स ने ऐसी कई खबरों की फैक्ट चेकिंग की है। गार्डियन ने लिखा है कि सोशल मीडिया के 5 में से 1 अकाउंट में हमास के हमले और उसके बाद को लेकर जो बातचीत हो रही है वो फेक है। इजराइल के ही एक फर्म साइब्रा ने गार्डियन अखबार को यह जानकारी दी है। आप भी आने वाली सूचनाओं को संभल कर देखिए। पूछा कीजिए कि वीडियो कब का है, आपको कहां से मिला, किसने रिकॉर्ड किया है, किसी चैनल का है या टिकटॉक से है तो किस अकाउंट से है। इतना सब पूछ लेने भर से वीडियो आगे फैलना रुक जाएगा। बिना जानकारी लिए किसी भी वीडियो को आगे फॉरवर्ड ना करें। जून के महीने में फ्रांस में हिंसा हुई। मार्सेई में एक लाइब्रेरी पर हमले का वीडियो भारत में खूब चलाया गया, यह बताकर कि इस्लामिक ताकतें नालंदा की लाइब्रेरी की तरह आज भी लाइब्रेरी जला रही हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है।
ये सभी भारत के ट्विटर हैंडल हैं। 9 लाख फॉलोअर के इस हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि नालंदा में 90 लाख किताबों के जला देने के 830 साल बाद इस्लामवादियों ने फ्रांस के मार्सेई की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जला दिया है। ज्ञान ही सब कुछ है, खलनायक इसे खूब समझता है। इस वीडियो को 30 लाख व्यूज मिले। इस ट्वीट में कहा गया है कि इस्लामिस्ट कट्टरवादियों ने मार्सेई की लाइब्रेरी जला दी। इस घटना से याद आता है कि किस तरह कश्मीर में पैतृक घरों को जला दिया गया। उस घर में भी 5000 किताबें थीं। इस ट्वीट को 7 लाख से अधिक व्यूज मिले। इसी तरह इस हैंडल से ट्वीट किया गया कि 1193 में खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी। 90 लाख किताबें थीं। 2023 में मार्सेई की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी जला दी गई। इस्लामिक कट्टरपंथी हमेशा ही पढ़ाई लिखाई के केंद्रों को निशाना बनाते हैं। जरूर मार्सेई की लाइब्रेरी पर हमला हुआ था, मगर उसका नुकसान इतना नहीं हुआ कि उसकी तुलना नालंदा की घटना से हो। सवाल है कि भारत ने मार्सेई की लाइब्रेरी के बहाने यह एंगल क्यों फैलाया गया। यहां तो बहुत सी लाइब्रेरी फंड ना होने के कारण बंद हो गई। बनारस में गांधी सर्वोदय स्कूल की इमारत तोड़ दी गई। हजारों की संख्या में किताबें सड़कों पर फेंक दी गईं। तब तो किसी ने इसकी तुलना नालंदा से नहीं की और ना इन लोगों ने ट्विटर पर साझा किया। तो फिर फ्रांस की घटना के बहाने एंटी मुस्लिम एंगल क्यों लाया गया। हमने कई फ्रेंच अखबारों को टटोला और इसके लिए फ्रेंच भाषा के जानकारों से मदद ली। हम यह वीडियो तब नहीं कर पाए, मगर उसकी तैयारी, उस समय की तैयारी आज काम आ रही है। सबसे पहले आप इस मशीन को देखिए। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट रिटर्न मशीन है। इससे किताबें वापस की जाती हैं। यह मशीन अल्काजार लाइब्रेरी की घटना के दूसरे दिन भी काम कर रही थी। इसे बंद नहीं किया गया था। 28 जून की घटना के 3-4 दिनों के बाद इसका वीडियो बनाया गया। आप देख सकते हैं कि इस मशीन से किताबें वापस की जा रही हैं। आसपास लोग आते जाते दिख रहे हैं, मगर भारत में अफवाह फैलाई गई कि जिस तरह से नालंदा लाइब्रेरी जला दी गई, उसी तरह से कई 100 साल बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इसे जला दिया। धर्म का एंगल ठेलने वालों ने झूठा किस्सा गढ़ दिया। इसकी खबर ला प्रोवेनेंस नाम के स्थानीय अखबार में छपी है। घटना के बारे में लिखा है कि अल्काजार लाइब्रेरी के फ्रंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, मगर भीतर कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। इसे देखते हुए लाइब्रेरी को केवल अगले दिन के लिए बंद किया गया। ला फिगारो नाम के अखबार ने 30 जून 2023 को लिखा कि मार्सेई के अल्काजार लाइब्रेरी को जलाने का प्रयास हुआ। प्रदर्शनकारियों ने लाइब्रेरी की खिड़कियां तोड़ दी और बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर आग लगाने की कोशिश की। इससे ज्यादा लाइब्रेरी को नुकसान नहीं हुआ। अल्काजार लाइब्रेरी की तरफ से बस एक संदेश जारी किया गया कि शाम की घटना को देखते हुए अल्काजार लाइब्रेरी बंद रहेगी। समझने के लिए शुक्रिया। इलन मस्क भी इस झांसे में आ गए और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि लाइब्रेरी जलाना पाप है। लेकिन सच्चाई यह थी कि अल्काजार लाइब्रेरी नहीं जली। लाइब्रेरी केवल एक दिन के लिए बंद हुई। उसकी खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, उनकी जगह काठ के बोर्ड लगा दिए गए। 4 जुलाई को ला प्रोवेंस अखबार ने लिखा कि लाइब्रेरी खुल गई है। लाइब्रेरी के बाहर 1 दर्जन से ज्यादा लोग अंदर जाने के लिए लाइन में लगे थे। यह उसी वक्त का वीडियो है। अल्काजार लाइब्रेरी को लेकर ग्लोबल लेवल पर झूठ फैलाया गया कि इस्लामिक कट्टरपंथ लाइब्रेरी जला रहे हैं। फ्रांस 24 चैनल ने भी इस झूठ का पर्दाफाश किया। बताया कि अंग्रेजी बोलने वाले ऐसे लोग जो प्रवासियों, इमिग्रेंट्स के प्रति नफरत रखते हैं, उनके द्वारा यह सब फैलाया जा रहा है। पुराने समय के वीडियो को जून के दंगों का बताकर वायरल किया गया। टिकटॉक और फिल्मों के विजुअल्स भी वायरल के लिए इस्तेमाल किए गए। फ्रांस 24 ने यह भी लिखा कि फ्रांस में चल रहे प्रदर्शन के नाम पर भारत में हिंदू राष्ट्रवादियों के ट्विटर हैंडल से मुसलमानों के खिलाफ गलत खबरों का प्रचार किया जा रहा है। बताइए, भारत के झूठवादियों की चर्चा फ्रांस में भी हो रही है। यही आपको समझना है कि फ्रांस में इस झूठ को प्रचारित करने वाले किसी और कारण से कर रहे थे। भारत के लोगों ने उनके झूठ का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर लिया। यही सब इस समय भी हो रहा है। फ्रांस में ऐसी फर्जी खबरें खूब चल रही थीं। मनीला के डाकघर में लगी आग के वीडियो को फ्रांस की लाइब्रेरी का बताकर वायरल किया गया। क्या फ्रांस की हिंसा के पीछे इस्लाम कारण था या कोई और वजह रही होगी? फ्रांस में मुस्लिम आबादी की संख्या मात्र 10% है। वहां मांग होती है कि नस्ल के आधार पर सर्वे हो ताकि भेदभाव की असली स्वरूप तस्वीर सामने आ जाए।
मगर सरकार नहीं मानती। आप इसकी तुलना भारत में जाति के सर्वे की मांग से कर सकते हैं। हुआ यह कि फ्रांस की पुलिस ने जिस युवा नाहेल मर्जौक को गोली मारी वह अल्जीरियाई मूल का था, मगर उसकी पैदाइश फ्रांस में हुई थी। चूंकि वह उपनिवेशिक मूल का था, इस कारण पुलिस ने उसे गोली मार दी। जब लोगों ने यह वीडियो देखा तब फ्रांस के भीतर गुस्सा भड़क गया, आग लग गई। इस हिंसा में केवल अल्जीरियाई मूल के लोग ही शामिल नहीं थे, फ्रांसीसी लोग भी थे जिनके मन में पुलिस को लेकर अलग अलग कारणों से गुस्सा रहता है। हम पुलिस की भूमिका पर किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फ्रांस में जब से दक्षिणपंथी राजनीति का विस्तार हो रहा है, पहचान की राजनीति के बहाने इस तरह की हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। तो घटना कहीं भी हो, युद्ध हो या हिंसक प्रदर्शन हो, भारत में इसके वीडियो का खास तरह से इस्तेमाल होता है। आप मुसलमान से नफरत करते रहें या कहने वाले इन वीडियो के सहारे खुद को सही ठहराने लग जाते हैं कि उन्होंने सही कहा था। अब देखिए, फ्रांस में भी हो रहा है, अमेरिका और इजराइल में भी हो रहा है। मतलब आप कुछ भी कर लें, हर सही खबर पर 10 फर्जी खबरें आपके आसपास घूम रही हैं। इजराइल और हमास को लेकर अनगिनत फेक न्यूज फैला दिए गए हैं। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर जुबैर के हैंडल पर ऐसे तमाम पोस्ट की पोल खोली गई है। सभी जल्दी में हैं, खुद को सही साबित करने के लिए फेक न्यूज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। इस होड़ के कारण भी फेक न्यूज तेजी से फैलता जाता है। बीबीसी के नाम से फर्जी अकाउंट खोलकर ट्वीट किया गया कि नेतन्याहू को अस्पताल ले जाना पड़ा। सीरिया के पुराने वीडियो को भी अभी का बताकर चलाया जा रहा है। इस अकाउंट को निलंबित कर दिया गया है। यह सच है कि हमास ने महिलाओं और बच्चों को अगवा किया है, मगर 1 महीने पुराना वीडियो जिसमें एक व्यक्ति अरबी में किसी बच्चे से उसके घर और माता पिता के बारे में पूछ रहा है, उसे हमास द्वारा अगवा किए गए बच्चे का वीडियो बताया गया, जो कि गलत है। अब आते हैं भारत के उन लालों पर जो ट्विटर पर लिख रहे हैं कि इजराइल की सेना में भर्ती होना चाहते हैं। इनके हैंडल को देखकर लगता है कि ये अपनी पॉलिटिक्स को लेकर काफी कंफ्यूज हैं। ऐसे लोगों से अपील है कि इजराइल की सेना में भर्ती होने का मौका मिल भी जाए तो अपने ट्विटर हैंडल से हिटलर के समर्थन वाली सारी पोस्ट हटा दें, वरना मोर्चे पर भेजे जाने से पहले उन्हें मुर्गा बना दिया जाएगा। भारत में इजराइल हमास युद्ध से फेक न्यूज के अलावा राष्ट्रभक्ति का फेक वर्जन भी देखने को मिल रहा है। हमें एक ट्वीट मिला जो काफी दिलचस्प लगा। इसे एक ब्लू टिक प्राप्त गुमनाम ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया है। इसमें दिखाई देता है कि गौरव ठाकुर नाम के एक शख्स ने लिखा है कि मैं बिना वेतन के इजरायली सेना में भर्ती होना चाहता हूं। मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है। मैं भारत से हूं, हिंदू हूं। इनकी लिखावट में वर्तनी की गलती भी है। जब इसको ट्विटर और फेसबुक पर कॉपी करके सर्च किया गया तो पाया गया कि भारत में मौजूद इजरायली देशभक्तों में यह ट्वीट काफी मशहूर है। हूबहू इसी गलती के साथ यही पोस्ट हमें अन्य अकाउंट्स पर भी मिला है। यही नहीं, हमास के हमले से महीनों पहले अप्रैल 2023 में भी एक अकाउंट पर हमें यही ट्वीट मिला और यही पोस्ट हमें मई 2021 में मिला, हमास के हमले से 2.5 साल पहले। इतने आलसी लोगों को इजराइल अपनी सेना में भर्ती करेगा तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इजराइल भारत से दोस्ती रखे मगर यहां के जोकरों से फिलहाल दूर रहे। क्यों हिटलर का समर्थक होते हुए आप इजराइल का समर्थक नहीं हो सकते? इसके लिए जरूरी है कि आप पढ़ें और इसकी राजनीति से जुड़े शब्दों का मतलब समझें। इस मसले की रिपोर्टिंग में आपके सामने एक शब्द बार बार आता होगा, एंटीसेमिटिज्म। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने लिखा है कि 1889 में जर्मनी के विल्हेम मार ने एंटीसेमिटिज्म शब्द को गढ़ा। हिटलरवादियों को एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। हिटलर के दौर में जर्मनी सहित यूरोप के कई देशों में यहूदियों का भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे हॉलोकास्ट भी कहते हैं। उनके साथ धर्म, नस्ल के नाम पर भेदभाव हुआ, हिंसा हुई। उसके बाद से यूरोप के कई देशों में कानून बना दिया गया कि आप किसी यहूदी का धर्म या नस्ल के नाम पर मजाक नहीं उड़ा सकते, गाली नहीं दे सकते, यह अपराध है। ठीक उसी तरह जैसे आप किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपराध है। तो एंटीसेमिटिज्म का मतलब भी ध्यान में रखिए। इस हंगामे के बीच चंद यहूदी पत्रकार, संगठन और कार्यकर्ता खुद को उस भीड़ से अलग कर रहे हैं जो यहूदीवाद की समर्थक है। ये लोग खुद को ज़ायनिस्ट नहीं कहते,
क्यों एक यहूदी अपने आप को ज़ायनिस्ट से अलग करता है? ज़ायनिस्ट का क्या मतलब है? क्या हर यहूदी ज़ायनिस्ट होता है? जिस तरह से भारत में हिंदू और हिंदुत्व के बीच अंतर किया जाता है, उसी तरह कई यहूदी खुद को ज़ायनिज्म से अलग करते हैं। ज़ायनिज्म धर्म के आधार पर राजनीतिक अस्तित्व की बात करता है, जैसे हिंदुत्व करता है। ज़ायनिस्ट भी अपनी वैधता मिथकों से हासिल करता है, मिथकों को इतिहास मानता है। जिस तरह से भारत में सभी लोग हिंदुत्ववादी नहीं हैं, उसी तरह इजराइल और दुनिया के सभी यहूदी ज़ायनिज्म की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। जूइश वर्चुअल लाइब्रेरी में ज़ायनिज्म के बारे में बताया गया है कि 1890 से यह शब्द प्रचलन में है। इसकी व्यापक परिभाषा को इस तरह समझा जा सकता है कि अपनी मातृभूमि यानी इजराइल की जमीन पर वापस बसने का यहूदी लोगों का एक आंदोलन था। इसकी मांग में इजराइल में यहूदी संप्रभुता भी शामिल थी। 1948 में इजराइल के गठन के बाद ज़ायनिस्ट मूवमेंट में इजराइल के विकास और सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख बन गया। मगर हर यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं है। इजराइल में रहने वाले सभी यहूदी भी अपने आप को ज़ायनिस्ट नहीं मानते, धर्म की राजनीति में यकीन नहीं करते हैं। इजराइल में मुसलमान अरब भी रहते हैं और ईसाई अरब भी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बहुत पुराना बयान है। 13 जुलाई 2022 को जब जो बाइडेन इजराइल गए, तब भी उनके इस बयान की चर्चा हुई। जेरूसलम पोस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह बयान छपा है। यहां इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। हर यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं होता, वह धर्म की राजनीति में यकीन नहीं करता। मगर बाइडेन एक अलग बात कहते हैं कि यू नीड नॉट बी ए जू टू बी अ ज़ायनिस्ट, यानी ज़ायनिस्ट होने के लिए यहूदी होने की जरूरत नहीं। बाइडेन इसके जरिए इजराइल और अमेरिका के रिश्तों को गहरा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि यहूदियों के साथ जो नरसंहार हुआ उसका उन्हें अफसोस है और वे इजराइल के प्रति अपना दायित्व समझते हैं। इसलिए हमास के हमले के बाद बाइडेन ने अपने बयान में इसकी तुलना हॉलोकॉस्ट के दौर से की। तो एक तरह से बाइडेन हिटलर के दौर में हुए नरसंहार के कारण ज़ायनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो इजराइल के अस्तित्व को धर्म के नजरिए से ही देखता है। नेतन्याहू की पार्टी की राजनीति भी इसी विचारधारा से भरी बताई जाती है। लेकिन इसी दिन बाइडेन यह भी कह गए कि क्षेत्र की समस्या का समाधान यह है कि 2 राज्य बने, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। यही बेस्ट तरीका है दोनों देशों में स्वतंत्रता, समृद्धि और लोकतंत्र कायम रखने का। आप सभी अपने YouTube चैनल पर रवीश कुमार ऑफिशियल देखते रहिए। आप पश्चिम की जितनी भी बुराई कर लें, लेकिन सच यह भी है कि उन्हीं देशों के कई पत्रकार दशकों से इजराइल और गाजा की रिपोर्टिंग करते रहे हैं और अपनी जान भी गंवाते रहे हैं। भारत का गोदी मीडिया उछलकूद ही करता रह जाएगा या पश्चिम के मीडिया पर हंसकर खुद को श्रेष्ठ बताएगा, जबकि है नहीं। आपसे अपील है कि एंटी मुस्लिम पोस्ट और वीडियो से सावधान रहे, फेक न्यूज से भी बचें। यह युद्ध है और इसका परिणाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।